हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपका असाइनमेंट करने वाले हैं। असाइनमेंट नंबर 4 है, क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है ये। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी से देखेंगे, अपनी नोटबुक निकालो, फटाफट साथ के साथ आप इसे नोट करते जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो देना चाहती हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड ही है। आपके बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। हिंदी आपका इंग्लिश का अपलोड हो चुका है, हिंदी का अपलोड हो चुका है, और मैथ्स और साइंस का भी अपलोड हो जाएंगे थोड़ी देर में ही। तो आप फटाफट जल्दी से देख लेंगे। अगर आप वीडियो मैं अभी जो आपकी वीडियो है अभी बना रही हूँ मैं 4:17 पे। और जैसा कि आज 30 तारीख है, 30 तारीख के असाइनमेंट आए हैं, तो आज में ही आपके सारे असाइनमेंट 30 तारीख तक अपलोड हो जाएंगे। वहाँ जाके आप विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का ये देख सकते हो, पूर्णांक 20 नंबर का है। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पे को नोट करेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर है उसे नोट करोगे। पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? कोई 4 अंतर लिखने हैं, तो मैंने इसे लिख रखे हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा अंतर है आपका पन बिजली और ताप बिजली में। ये देख सकते हो, पन बिजली यानी कि पानी से बनने वाली पन बिजली, बस इसमें ज़रा सा अंतर है। और ताप बिजली तो आपको पता है, तापीय ऊर्जा। तो जल विद्युत यानी कि पन बिजली, और यहाँ पे ताप विद्युत, बिजली यानी कि विद्युत और ऊर्जा। क्लियर है? इधर आप बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे, और इधर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख लें, कोई से भी लिख सकते हो। यह विद्युत कोयले, पेट्रोल। जो तापीय विद्युत है आपकी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस से पैदा की जाती है, और ये प्रदूषण युक्त होती है। इससे पॉल्यूशन भी होता है, जैसे आपको पता है कि पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है और कोयले से पॉल्यूशन होता है। और इसके बाद जो जल विद्युत है, जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से होता है, यानी कि जो टरबाइन चलाने से इसमें विद्युत पैदा की जाती है, और ये प्रदूषण रहित होती है। इससे कोई भी पॉल्यूशन हमारे जो वातावरण में नहीं होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं, फर्स्ट का, कि पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है। तो ये पन यानी कि पानी, ये आपकी पन बिजली है, और ताप यानी कि तापीय ऊर्जा है। इसके बाद इसका हम जो सेकंड पॉइंट देखेंगे, बाकी आपका आगे इसमें है। ये स्थायी स्रोत नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म हो सकते हैं। कोयला से जो बिजली उत्पन्न की जा रही है, पेट्रोल से बिजली जो उत्पन्न की जा रही है, ये ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन स्थायी स्रोत है। ये जो जल से उत्पन्न की जाने वाली विद्युत, ये ख़त्म नहीं हो सकती, तो स्थायी स्रोत हैं ये। और जो आपकी ताप विद्युत है वो अनवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है, और जल नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत केंद्र हैं। और जो नेक्स्ट आपका है पन बिजली का, तो भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं, कि बहुत सी, इसमें कोई गिनती नहीं है, बहुत सी परियोजना चल रही हैं। तो इसमें 310 में जो आपकी इंपॉर्टेंट है, तलचेर, पांकी, नामरूप, उरन, नवेली। तो इसका मैप भी है 10th क्लास के। अगर 10th क्लास के सोशल साइंस के जो बच्चे हैं, अब अगर आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है, तो मैप की प्रैक्टिस करा के मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास की मैप की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये सारे के सारे जिस तरीके से ये, और आपके हिस्ट्री के मैप, ज्योग्राफी के मैप, और वर्ल्ड के और इंडिया वाले मैप सारे करा चुकी। तो उस जाके आप ज़रूर देखेंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मैंने मैप प्रैक्टिस कराई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक ही वीडियो में सारे के सारे जो आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप है, सारे फिनिश करा दिए हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी, कोपली आदि, ये सारी की सारी परियोजनाएं चल रही हैं। तो यह आपकी थी तापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होता है कंप्लीट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनका क्या निदान है। तो इसमें आपका 4 मार्क्स का, ये भी हमने 4 नंबर का किया है, तो 4 पॉइंट किए हैं। ये भी आपका 4 नंबर का है, और इसकी जो शब्द सीमा है 75 से 100 है। अंतर स्पष्ट आप इसी तरीके से करोगे। देखो, पन बिजली और ताप बिजली वही जो मैंने आपको कराया है। पन यानी कि जल है, और ताप यानी कि तापीय, सेम यही है। बाकी थोड़ा सा जो अंतर है, बीच में लाइन खींच के उसे करोगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, आइए हम करते हैं इसका आप सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनका निदान क्या है। दुष्प्रभाव क्या है, तो आइए हम देखते हैं इसके दुष्प्रभाव। उत्खनन उस क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित होता है, मतलब उस क्षेत्र का पर्यावरण जो असंतुलित हो जाता है, जो और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो इसमें क्या होता है बच्चों,
कि जो जैसे भी जहाँ भी उत्खनन का कार्य होता है, खनन होता है, काफ़ी गहरे खनन, उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें विस्फोटकों का यूज़ होता है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो वहाँ का पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जनजीवन वहाँ पे अस्त व्यस्त हो जाता है, वहाँ की उपजाऊ भूमि को क्षरण होता है और कृषि योग्य भूमि वहाँ की कैसे हो जाती है बच्चों, तो वो बंजर हो जाती है। तो उसका निदान यानी कि उसके क्या क्या उपाय हैं, तो खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि खनन कर दिया, खनन के बाद वहीं पे दोबारा वन लगाए जाएं, क्योंकि कहीं पे खनन किया जा रहा है तो वहाँ पे जो पेड़ है पहले पेड़ काटे जाएंगे, फिर वहाँ पे खुदाई यानी कि खनन का कार्य किया जाएगा, उसे ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो वो भूमि क्या हो गई, हमारी एक अच्छी खासी भूमि खराब हो गई, जो वन वहाँ से काटे गए हैं, वनों की संख्या भी कम हुई है, वनों में भी जो परसेंटेज में भी गिरावट आती है अगर हम अपने इंडिया लेवल पे देखेंगे, तो इसलिए वहाँ वहाँ पे दोबारा वन लगाने चाहिए। इसके बाद जो अगला इसी में ही पॉइंट है, वृक्षारोपण करना चाहिए। उस क्षेत्र में जैव ईंधन को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाया जाए, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाने जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को गीली घास के सुरक्षात्मक कवचों से बचाना चाहिए। जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी के कटाव को बचाना चाहिए, जो गीली घास होती है ना उस पर कवच लगाने चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जो गीली घास होती है वो जल्दी हो सकता है कि वहाँ से उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई ना कोई कवच लगाना चाहिए जिससे कि जो मिट्टी का कटाव कम हो सके, क्योंकि मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि कोई भी क्षेत्र है तो उसकी जो ऊपर वाली बच्चों जो ऊपर वाली ये लेयर होती है मिट्टी की, यही उपजाऊ होती है, उसके नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। अगर ये किसी बारिश की किसी भी चीज़ की वजह से अगर बह के यहाँ से चली गई तो ये क्षेत्र जो है वही बंजर हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें इतना ही है, तो आप इसे अच्छे से नोट करेंगे। नोट कर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगी। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के भी असाइनमेंट आप ज़रूर देख के जाएंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट ये। उसके बाद हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी। तो फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो आप, यहाँ से ना सही तो आप यहाँ से देख के सही से नोट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी, ये पूछा जा रहा है। तो जो आपका इसका आंसर है, फरवरी 1933 में हिटलर ने जर्मनी में संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो वहाँ की संसद व्यवस्था थी, जो भी संसद की में कार्य होते थे वो समाप्त कर दिए। नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों तथा मजदूर संगठनों पर पाबंदी लगा दी थी इसने। जो भी वहाँ पे अन्य राजनीतिक दल थे, संगठन थे, पाबंदी लगा दी। जर्मनी को नाजी धारा के अनुकूल नियंत्रित करने के लिए विशेष देखरेख एवं सुरक्षा दलों का गठन किया गया। अपराध नियंत्रित गुप्तचर सेवा, सुरक्षा सेवा, नाजी दल समर्थक संस्थाओं को, इतना आप नोट करें। उसके आगे हम करते हैं, जैसी नाजी दल समर्थक संस्थाओं को असीमित संवैधानिक अधिकार दे दिए इन्होंने, और नाजी दल के विरुद्ध विचारधारा रखने वाले संगठनों को बलपूर्वक इन्होंने समाप्त कर दिया। सन 1933 में यातना शिविर स्थापित किया। अब देखो इतना ही कम था, इसके बाद यातना शिविर ये लोग लगाते हैं, जिसमें नाजी दल का विरोध करने वाले को बंदी बनाया, अपमानित किया और मार भी डाला। तो सन 1939 तक लगभग 30,000 लोगों को देशद्रोही के नाम पे मृत्यु दंड दिया गया। अब ये देख सकते हो, इस प्रकार हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही स्थापित की। देख सकते हो आप हिटलर ने किस तरह के अत्याचार किए। 30,000 लोगों को इन्होंने ऐसे ही मृत्यु दंड, देशद्रोह के नाम पे मृत्यु दंड दे दिया। जब काफ़ी वो चीज़ें कम नहीं तो इन्होंने एक यातना शिविर स्टार्ट किया था, इसी में ही इन्होंने यह कार्य किए थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ आपका है कुछ इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए, ऐसा क्यों किया गया, क्या यह उचित था, अपने विचार लिखिए। तो इसको क्वेश्चन को आप नोट करो, इसके बाद हम करेंगे इसका आपका उत्तर। तो आइए हम करते हैं इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आप नोट कर सकते हो, तो इसका हम करने वाले हैं डायरेक्ट आंसर। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इन देशों को विशेष अधिकार दिए गए। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। उन्हें जो अधिकार दिया गया वह वीटो का अधिकार दिया गया था। तो इसमें जो बच्चों अधिकार दिया है, वीटो का अधिकार दिया गया था। किसी निर्णय पर राष्ट्रों को आप होने पर
आपत्ति, मान लो किसी को कोई भी आपत्ति होने पर अन्य देशों से को वे उस निर्णय को सैनिक बल के आधार पर लागू कर सकते थे। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि यह उचित इसलिए था क्योंकि इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बच्चों सफल हो सका था। तो आपका ये इतना ही आंसर, आप इसे नोट कर लोगे, फटाफट जल्दी से नोट करेंगे बच्चे। इसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आज की असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो सब्जेक्ट के असाइनमेंट है वो भी अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखेंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आय कर पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन सा कर अमीरों को और कौन सा कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है? तो कर कौन सा करता है, तो इस पे आपको लिखना है। तो ये भी 4 नंबर का है। तो आज के असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे सब बच्चे। आयकर अमीरों को, वस्तु कर गरीबों को प्रभावित करता है। कारण यह है कि आयकर अमीरों को ही देना पड़ता है, वस्तु कर सब पे लगता है। तो आयकर कौन देता है बच्चों? वो अमीर ही देते हैं। और वस्तु कर जो होता है सब पे लगता है, क्योंकि जो भी आप वस्तु खरीद के लेके आ रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्टली वो क्या होता है, मतलब आप डायरेक्टली उसमें टैक्स पे कर रहे हैं जो कि जो वस्तु का प्राइस है, यानी कि जो भी उसका रेट होता है उस पर आपका इंक्लूडेड होता है। जैसे आप चिप्स का पैकेट 10 रुपये का खरीद के लेके आए हो, तो वो पर्टिकुलर आपका पूरा 10 रुपये का नहीं होगा, उसमें जो टैक्स वगैरह लगा के वो पूरा 10 रुपये का प्राइस किया गया है, तो आप उसमें ऑलरेडी टैक्स पे करके आ रहे हो। इसलिए गरीब भी प्रभावित होता है। आयकर निर्धारित सीमा, या यहाँ पे आपका सीमा लिखा हुआ है, सीमा से अधिक आय बलों को देना पड़ता है। इसमें क्या है कि आयकर निर्धारित सीमा, यानी कि जो इस टाइम जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है वो टैक्स देगा। जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही उसने आयकर निर्धारित सीमा की है कि इतने से अधिक आय वालों को टैक्स देना पड़ता है। इसका सीधा संबंध अमीरों और नौकरी पेशा, जो अमीर होते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनसे होता है। क्योंकि एक गरीब इंसान है, उसकी इनकम 1 साल की, ये बच्चों 1 साल का इस टाइम जो प्रेजेंट का मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है वो टैक्स पे करेंगे, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है वो टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये पूरा 1 साल का देखा जाता है, पूरे 1 साल में आपकी कितनी इनकम हुई है। तो इसमें नौकरी पेशा वर्ग पर पड़ता है, उन्हें यह सीधा सरकार को टैक्स देना पड़ता है। वस्तु कर सभी उपभोग वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसमें गरीब भी प्रभावित होता है, क्योंकि साबुन, तेल, शक्कर जैसी चीज़ों का उपभोग सभी करते हैं। वस्तु कर की मार गरीबों पे अधिक पड़ती है। तो गरीब वस्तु जो कर की मार है उससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो आज की जो आपका असाइनमेंट था इसमें हमने इसे सॉल्व किया है। आई थिंक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा असाइनमेंट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको 10th क्लास से रिलेटेड बाकी भी इसमें चीज़ें कराई जाएंगी। जो आपका CG बोर्ड है वो भी कहीं वो NCERT को ही फॉलो करते हैं, सेम है। तो आप इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी CG बोर्ड से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बाकी अदर भी इस सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट है वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर से देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो CG बोर्ड से रिलेटेड एनी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, और आपको जो भी सैम्पल पेपर्स वगैरह होंगे सब प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, और आपकी साइंस मैथ्स की वीडियो भी अपलोड होने वाली है, कुछ टाइम बाद अपलोड हो जाएगी, तो ज़रूर उसे देखें। ओके, थैंक यू सो मच।